नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सुबह सीरीज चलती है बुक बैंक सीरीज, यानी कि सबसे बेहतरीन 10,000 क्वेश्चन सीरीज, जो कि हमारी बुक बेस्ड है। यानी कि जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी की विभिन्न पुस्तक, जैसे कि अभी चल रही है सुभाष सी कश्यप, और हिस्ट्री में करा रहे हैं वीरेंद्र सर हमारे विपिन चंद्रा। तो इस प्रकार से बुक बेस्ड सीरीज हम लोगों ने शुरुआत की है, और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज अपना सुभाष कश्यप की तरफ। सुभाष कश्यप में हम लोग जानते हैं कि पहले हम एक चैप्टर निपटा चुके हैं, उसके बाद एक दूसरा चैप्टर लेसन 2, जिसमें कि संवैधानिक इतिहास की बात हो रही है, उसका भाग 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में भाग 2 की तरफ चलेंगे, यानी कि चैप्टर 2 के अंदर ही भाग 2 हमारा आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और लास्ट में आकर के काउंसिल एक्ट 1909। ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक शुरुआत हुई थी इंडियन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज, बाद में जिसे सिविल सर्विस के नाम से जाना गया, आज के टाइम पर जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सिविल सर्विस की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में प्रावधान ये था कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था, साथ में यूरोपियंस के लिए था। भारतीयों को इसमें जाने की जगह नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को एक बात समझ में आने लगी कि भारतीयों का इसमें शामिल होना जरूरी है, तो उसके लिए प्रावधान लेकर के आए गए। क्या कि भाई ओपन कंपटीशन के द्वारा हम लोग सिविल सर्विसेज में लेकर के आएंगे लोगों को। अब क्वेश्चन ये कि कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा प्रयास किया गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या कहता है, अटेम्प्टेड, यानी कि प्रयास किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब सिविल सर्विस को ओपन कंपटीशन के द्वारा लाने की आवश्यकता की बात की गई, तो ये तो 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया, यानी कि इसके द्वारा तो इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन जो पहला प्रयास है, मैंने कल के सेशन में भी बताया था, जो पहला प्रयास है वो पहला प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर किया गया। लेकिन बाद में से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नेगेट कर दिया गया, उन्होंने इसका विरोध किया, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, चार्टर एक्ट 1833 से ही होती है। बाद में 1853 के एक्ट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी अपना फर्स्ट है, इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में सही नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में चार स्टेटमेंट यहां पर दी गई हैं, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1857 से पहले सब कुछ लगभग सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और 1857 के अंदर भारत के अंदर एक क्रांति हो गई, जिसे अगर हम कहें अपने शब्दों में तो हमारे लिए आजादी की पहली लड़ाई थी, और अंग्रेजों ने इसको नाम दिया सिपोई म्यूटिनी के नाम से। इसके बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि ऐसा क्या हुआ, एकदम उफान आ गया और चीजें हमारे सामने देखते देखते बिगड़ गई। इसका मतलब कहीं कोई कमी रह गई, और जब कहीं कोई कमी रह गई तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। और इस संदर्भ में सबसे पहला प्रयास था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत सबसे पहले काम किया गया कि जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया गया, और कंपनी के शासन के स्थान पर ये पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथ में रख दिया गया, किंग या क्वीन यानी कि मोनार्क के हाथ में इसको रख दिया गया। उसका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली तौर पर भारत के अंदर निवास करेगा, भारत पर शासन करेगा, जिसको नाम बदल करके पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, बाद में इसको वायसरॉय का नाम दिया गया, बाद में इसे वायसरॉय का नाम दिया गया 1858 के इस अधिनियम के द्वारा। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि भारत के पहले वायसरॉय कौन थे। तो सबसे पहला बदलाव ये आता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और बदलाव भी आते हैं, जैसे कि 1858 के इसी एक्ट के द्वारा एक काउंसिल का गठन किया जाता है, एक निकाय का गठन किया जाता है। अब इस निकाय के अंदर बात करें तो यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद आता है। तो ये निकाय जिसके अंदर 15 सदस्य होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद करेगी, और ये काउंसिल, ये निकाय काम करेगी सलाहकार परिषद के रूप में, सलाहकार परिषद के रूप में काम करेगी। साथ में इसको कॉरपोरेट बॉडी के रूप में स्थापित किया गया,
और कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में जब स्थापित किया गया तो इसका अर्थ ये था कि इस पर मुकदमा किया भी जा सकता था और इसलिए मुकदमा कर भी सकती थी। इस प्रकार से स्थापना शुरुआत में की गई। इसके साथ साथ हम कुछ और बदलावों को देखें तो यहाँ पर एक दोहरी शासन प्रणाली उस समय पर चल रही थी। दोहरी शासन प्रणाली क्या थी? 1773 के अंदर पहला रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आता है। 1784 के अंदर कुछ बदलाव किए गए। 1784 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं, यहां पर कंपनी के काम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला, कमर्शियल फंक्शन को अलग किया गया, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको भी अलग किया गया और इन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई। जैसे कि कमर्शियल फंक्शंस को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करता था और पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम किया करता था। तो इस प्रकार से ये दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। लेकिन जैसे 1858 का एक्ट आता है, इसको क्या किया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। ये प्रावधान जो है वो एंड कर दिया जाता है। अब अगर मैं इस पूरे एक्ट को देखूं तो 1858 का पूरा जो एक्ट था, ये था एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सरकार अच्छे प्रकार से चले, हम उसको अच्छा प्रशासन देंगे, ऐसा प्रयास अंग्रेजों ने किया। लेकिन अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो ये क्या था? ये था कि जो ब्रिटेन के अंदर बैठी हुई सरकार थी, वहां की जो पार्लियामेंट थी, वह इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को कैसे कंट्रोल करेगी। ये जो कंट्रोल वाला पोर्शन है ना, इसी के लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। अगर धरातल पर आप देखेंगे, ग्राउंड पर आप देखेंगे, तो धरातल पर प्रशासन के अंदर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ क्या है? यहां पर जो डी स्टेटमेंट आती है कि भाई इसने काफी हद तक चीजों को बदल दिया, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए ऑप्शन आंसर बन जाता है डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में परिषद अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस देखें। सबसे पहले 3 परिषद अधिनियम थे, देयर वर 3 काउंसिल एक्ट्स। सेकंड कहता है उन्हें भारतीयों को जोड़ने के लिए अधिनियमित किया गया था। क्यों लेकर के आए थे? ताकि हम भारतीयों को जोड़ सकें। ऑप्शन सी कहता है कि 1861 के परिषद अधिनियम ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हमारे वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके अंदर जोड़ दिया गया। और लास्ट में कहता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। देखिए 1858 का एक्ट बेसिकली क्या था? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर प्रयास ये किया गया किस प्रकार से जो सरकार भारत के अंदर चल रही है उस पर हम अपनी कमांड कर सकें, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकें। लेकिन धरातल और बदलाव लाने के लिए 3 काउंसिल एक्ट लेकर के आए गए। 1861 का काउंसिल एक्ट, 1861 का काउंसिल एक्ट, उसके बाद 1892 का काउंसिल एक्ट और 1909 का काउंसिल एक्ट। ये 3 काउंसिल एक्ट जो है भारत के अंदर लाई गई, जिनका मकसद क्या था? सीधी सी बात है कि प्रशासन का सुधार हो ताकि हम चीजों को अच्छी सी कमांड कर सकें। अब इसमें भी अगर आप 1861 देखें तो 1861 के अंदर एक खास चीज महसूस की गई, और वो क्या था कि भाई देखो, इतना बड़ा विद्रोह 1857 में हो गया, मतलब सरकार को लोगों की भावनाओं का ही पता नहीं लगा। इसका मतलब क्या? सरकार ये पता जान गई कि हम लोगों से कनेक्टेड नहीं है, और अगर अपने सब्जेक्ट्स पर अपना शासन हमको चलाना है तो उसके लिए कम से कम उनकी फीलिंग्स तो पता लगनी चाहिए कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। तो इसके लिए एक प्रावधान किया गया। यहाँ पर वॉइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, आपको पता है ना, 1853 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के विधायी कार्य और साथ में हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के विधायी कार्यों के अलावा जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कार्य थे, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको एक्सपेंड किया गया और इसके अंदर प्रावधान किया गया एक्सपेंशन के साथ साथ कि यहाँ पर भारतीयों को लेकर के आया जाए। तो 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन थे ये 3 भारतीय? आपको याद रखने, ये 3 भारतीय कौन कौन थे? तो ये 3 भारतीय कौन थे? इन 3 भारतीयों का नाम आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में डाल दिया जाता है। तो 3 भारतीय कौन थे? लिखें आप, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और साथ में सर दिनकर राव। इन 3 भारतीयों को वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जोड़ दिया गया। ये 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बदलाव था डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। 1773 में हम सभी जानते हैं कि शुरुआत की गई
केंद्रीकरण की, यानी कि पहली बार जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। बाकी के जो 2 प्रांत थे उनके ऊपर ओवरराइडिंग शक्तियां भी उसको दी गई, उनके ऊपर रखा गया। धीरे धीरे समय बदला और 1833 के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत के अंदर सभी कार्यों के लिए एक सरकार, भारत सरकार। और जो प्रांत थे उन प्रांतों को लेजिस्लेटिव पावरों से वंचित कर दिया गया, यानी कि विधायी शक्ति से उनसे छीन ली गई थी, जिसका परिणाम भी बाद में देखने को मिलता है। तो 1861 के इस अधिनियम में महसूस किया गया कि भाई देखो, ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है इसको आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, यानी कि राज्यों को दीजिए। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है कब से? इस 1861 के अधिनियम से, जो कि धीरे धीरे समय बदलता है और 1937 में इन राज्यों को कंप्लीट ऑटोनॉमी भी मिल जाती है 1935 के एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अब जब फुल ऑटोनॉमी मिल जाती है तो वहाँ पे फिर आप धीरे धीरे चलते हैं। आज के टाइम पर जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद आज के टाइम पर आप फेडरल सिस्टम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1861 के इस अधिनियम के द्वारा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूँ। शुरुआत यहाँ से मिलती है, डिसेंट्रलाइज शुरुआत की जाती है। अब थोड़ा इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, जब हम काउंसिल एक्ट की बात करते हैं, काउंसिल एक्ट 1961 की बात करते हैं, और जब कहते हैं कि लेजिस्लेटिव शक्तियां हमने राज्यों को दी तो उनके पास अपना विधानमंडल भी होना चाहिए। तो प्रावधान किया गया कि राज्य अपने विधानमंडल बनाए, जैसे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब। इन 3 राज्यों के लिए विधायिका का प्रावधान किया गया। बाद में विधायिकाओं को स्थापित भी कर दिया गया था। बात समझ में आती है? तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या रही, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है काउंसिल एक्ट के संदर्भ में बिल्कुल सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बजट प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी 1860 में। ऑप्शन बी कहता है परिषद अधिनियम 1892 में, परिषद अधिनियम 1909 में, या उनमें से कोई नहीं। बजट जो आजकल हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि भाई देखो, साल के शुरुआत में भारत की सरकार एक प्रोसेस शुरू करती है जिसको आप कहते हैं बजट। ऐसा ही एक प्रावधान राज्यों के लिए भी है। हर राज्य अपना बजट लेकर के आता है। अब इस बजट नाम के शब्द को आप भारत के संविधान में देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी जगह पर आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में। ये आज के प्रावधान है। इसका प्रावधान है आर्टिकल 112 में। लेकिन अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो भाई देखो, इसकी शुरुआत की जाती है 1860 में। धीरे धीरे बदलाव होता है। जैसे कि शुरुआत में जब बजट लेकर के आया गया तो काउंसिल के जो सदस्य हुआ करते थे उनको इस पर प्रश्न करने की, इस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन समय बदला और समय के साथ साथ 1892 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में सदस्यों को अधिकार मिला कि आप बजट को डिस्कस भी कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव से आप प्रश्न भी कर सकते हो। फिर ये तो शुरुआत होती है बजट की, उसके डिस्कशन की। लेकिन आज के समय पर आप प्रावधान देखते हैं कि राज्यों का बजट तो अलग आता है और केंद्र का बजट अलग आता है। यानी कि जो बजट का डिवीजन है ये कब होता है? बजट का डिवीजन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम से राज्यों का बजट, उसको समय पर प्रोविंसेस कहा करते थे, प्रांतों का बजट और केंद्र के बजट को अलग कर दिया जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बन जाता है 1860। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, आज के टाइम पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चुनाव के द्वारा ही सरकारें चुनी जाती हैं, चुनाव का एक अहम रोल है। लेकिन अंग्रेजों के समय पर इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जहां पर अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यह प्रावधान किया गया कि वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? वायसरॉय के द्वारा। वायसरॉय इन सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे और नॉमिनेट किस आधार पर करेंगे कि प्रांत की विधानसभाएं, प्रोविंशियल काउंसिल्स रेकमेंड करेंगी। इसके साथ साथ बंगाल चैम्बर
बंगाल चैम्बर जब रेकमेंड करेगा तो उसके आधार पर वायसरॉय अपनी काउंसिल के अंदर सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। ऐसा ही सिमिलर प्रावधान राज्यों के अंदर भी था। अब राज्यों के अंदर यह शक्ति दी गई थी राज्यों के राज्यपाल को कि राज्यों के राज्यपाल भी अपने काउंसिल के अंदर सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन किसके आधार पर? यहां पर रिकमेंडेशन आएगी जमींदारों की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, इसके साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। इस प्रकार से आप देखें कुछ अन्य बोर्ड जैसे कि और कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर सदस्यों को नॉमिनेट करने का काम राज्यपाल राज्य अपनी परिषद के अंदर करेंगे। ये शुरुआत की गई। हालांकि आप देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्शन नाम के शब्द का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, बट आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया जो है वो काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनीय प्रणाली इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये द्विसदनीय प्रणाली यानी कि बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम को अगर हम आज के समय पर देखें तो हमारा सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि आता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब आता है तीन चीजें, जिसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसके बाद हमारा राज्यसभा, उसके बाद आता है लोकसभा। ये दोनों सभाएं यानी कि दो सदन हमारे सदन संसद के अंदर है, तो ये बनता है बाइकैमरल सिस्टम। उसी प्रकार से भारत के अंदर कुछ एक राज्य हैं, आपको बताना है कौन से राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय प्रणाली फॉलो होती है। यहां पर आप देखेंगे राज्यों के अंदर जहां पर द्विसदनीय प्रणाली फॉलो होती है उसमें सबसे पहले गवर्नर, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा। ये एक व्यवस्था है। इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कहां से होती है तो यहां पर ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, जब हम बात करते हैं बाइकैमरल सिस्टम की तो इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया जाता है द्विसदनीय प्रणाली। उस समय की इंडियन काउंसिल, यहां पर दो सदन बनाए जाते हैं जिसमें सबसे पहला अपर हाउस, दूसरा आता है लोअर हाउस। अपर हाउस को अगर आप देखें तो अपर हाउस को जैसे कि आज के टाइम पर जानते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से उस समय पर जाना गया। और कब की बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा। ये आंसर बन जाता है यहां पर क्या? बी। ये तो है केंद्र की बात यानी कि राज्य की बात। अब ये व्यवस्था राज्यों के अंदर ही फॉलो की गई थी। अब आपको मुझे बताना है कब इसको राज्यों के अंदर फॉलो किया गया था। ठीक है भाई, चलिए, तो ये अपना हो गया किसके बारे में? बाइकैमरल सिस्टम के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कुछ और प्रावधान भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रावधान इस 1919 के अधिनियम के द्वारा देश के अंदर डायरार्की सिस्टम को लाया गया, यानी कि द्वैध प्रणाली, जिसको आप द्विशासन प्रणाली कहते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका अर्थ है कि राज्यों के अंदर जब राज्यपाल काम करेंगे तो वहां पर काम करने की शक्ति को दो जगह बांट दिया गया था। एक तरफ वो विषय थे जिनको कहा जाता था ट्रांसफर्ड, और दूसरे ऐसे थे जिनको कहते थे रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर गवर्नर साहब जब भी काम करेंगे तो अपना जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर काम करेंगे, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं, रिजर्व सब्जेक्ट पर वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो ये द्वैध शासन प्रणाली 1919 के इस अधिनियम के द्वारा तय की गई। इसके साथ साथ इसी अधिनियम के अंदर यह तय किया गया कि वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनमें से 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कम से कम भारतीय होना चाहिए। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि ये बताइए कि पहला भारतीय कौन था जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुआ था? पहला भारतीय आपको बताना है। तो ये एक नया यहां पर प्रावधान आ जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि एक नया ऑफिस जिसको आप कहते हैं हाई कमिश्नर का ऑफिस, इसकी शुरुआत की गई, और साथ में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की प्रावधान आता है, जो जिसको होगी बाद में 1926 के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधान थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पुरस्कार इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ था? कम्युनल अवार्ड वॉज एसोसिएटेड विद, सबसे पहले रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को आरक्षण। ऑप्शन बी कहता है
रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज, देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनको प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी कहता है केवल दलित वर्ग को आरक्षण, रिजर्वेशन टू ओनली डिप्रेस्ड क्लास, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भारतीयों को बांटने के लिए सबसे पहले तो 1909 में कम्युनल अवार्ड आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों के लिए लाया गया। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटने का काम शुरू किया, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्टोरेट लाया गया। बाद में अगर हम कम्युनल अवार्ड की बात करें तो इसको 1932 में रेमसे मैकडोनाल्ड ने बाकी जगह भी लाने की कोशिश की। बाकी जगह जैसे कि हिंदुओं के अंदर खुद से फिर से डिवीजन शुरू किया गया, और किस आधार पर कि भाई यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम बांट देंगे। तो जिसको लेकर के विरोध भी हुआ, गांधी जी खुद विरोध में आ गए और आकर के उन्होंने फास्ट अनटू डेथ का यरवदा जेल के अंदर प्रण लिया। बाद में एक पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ, जहां पर यह वायदा किया गया कि हम डिप्रेस्ड क्लास को आरक्षण देंगे। तो अगर हम कम्युनल अवार्ड की बात करें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लिए था, यहाँ पर माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम्स, सिख, इनके साथ साथ भारतीय क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस और डिप्रेस्ड क्लास, इन सभी को प्रावधान था बांटने का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रांतीय स्वायत्तता इनमें से किसके द्वारा दी गई? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसके द्वारा ग्रांट की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले जो केंद्रीकरण की शुरुआत होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि पीक पर पहुंच जाता है 1833 में। लेकिन 1861 में ये महसूस होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, विकेंद्रीकरण शुरू करना पड़ेगा। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई और फाइनली ये अपनी पीक पर पहुंचता है 1935 के अधिनियम के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा, जहां पर ये प्रावधान लाया गया कि हम एक फेडरेशन का गठन करेंगे। भारत के अंदर क्या होगा, फेडरेशन का गठन होगा, और फेडरेशन की यूनिट के तौर पर रखा गया किसको, सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया, यानी कि वह प्रांत जो कि ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्टली गवर्न होते थे। उसके बाद आता है प्रिंसली स्टेट को, और उसके बाद यूनियन। तो कुल मिलाकर के जो है फेडरेशन है, ये फेडरेशन का गठन की प्रावधान लाया गया, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट होते थे, रजवाड़े होते थे, इन्होंने इसको इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया। इसके साथ साथ जब आप फेडरेशन की बात करते हैं तो आज के समय पर हम 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं। इस 7वीं अनुसूची के अंदर हम 3 प्रकार की लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। इनकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा होती है। सबसे पहले यहाँ पर फेडरल लिस्ट थी, यानी कि वे विषय जिन पर केंद्र काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट लिस्ट और उसके बाद कनकरेंट लिस्ट। इसकी शुरुआत 1935 के इसी अधिनियम के द्वारा होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 के अंदर स्थापित की गई थी, इसके अंदर 15 सदस्य हुआ करते थे, उस काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। और जो इलेक्टोरेट था इसको बढ़ाया गया, बढ़ा करके प्रावधान लाया गया कि कम से लगभग 10% भारतीयों को वोट मिल करने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा मिलता है। आरबीआई की स्थापना का प्रावधान, इसके साथ साथ फेडरल कोर्ट, जिसे आजकल आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसके प्रावधान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा आता है। यहाँ पर हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस, जैसे कि अपना आज के टाइम पर यूपीएससी है, पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर बनता है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलते हैं इसके बाद अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले कहता है कि साइमन कमीशन को गठित किया गया था इंक्वायर ऑन वर्किंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के अंदर नया संविधान आया था उसके ऊपर विचार करने के लिए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि इसका गठन निर्धारित समय से 2 साल पहले कर दिया गया था। उसके बाद ऑप्शन सी कहता है कि भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया, और ऑप्शन डी कहता है कि ऑल ऑफ द अबव। सही कथन आपको बताना है।
देखिए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको आप कहते हैं कि भारत का संविधान उस समय का, में पूरी रूपरेखा वहाँ पर तैयार की गई थी। इसके अंदर एक प्रावधान था कि अगले 10 साल के बाद ये तय किया जाएगा कि ये प्रावधान सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रिव्यू करने के लिए प्रावधान था कि 1929 में हम एक कमीशन बनाएंगे और वह इसको रिव्यू करेगा। लेकिन 1929 से 2 साल पहले यानी कि 1927 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको आप साइमन आयोग, साइमन कमीशन कहते हैं, जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। और इसका काम था कि जो नया संविधान यानी 1919 का जो एक्ट चल रहा है ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। 1927 में गठन किया गया, तो 2 साल पहले गठित किया गया था। अब भारतीयों की बात आती है। जब ये कमीशन गठित किया गया तो इस कमीशन को भारतीयों के द्वारा कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। जहां जहां पर साइमन कमीशन जाता था, लोग इसका विरोध किया करते थे। इसके भारतीय नेताओं को खारिज होने की बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। अब भारतीय जो लीडर थे, ये भारतीय नेता खुश हो जाए, इसके लिए एक प्रावधान ये किया गया कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और जब 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए तो उसके बाद एक व्हाइट वर्किंग पेपर जो है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया। और उसके बाद जो है एक जॉइंट कमेटी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत बिठाई गई। तो ये पूरा साइमन कमीशन के बारे में था। हालांकि आप साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन देखें तो उसको इंप्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। जैसे कि इसमें कहा गया था कि जो डायरकी है, जो द्वैध शासन प्रणाली है, आप इसको क्या कीजिए, अबॉलिश कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद राज्यों के अंदर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ये भी प्रावधान जो है 1935 के अंदर लाया गया। और फेडरेशन को स्थापित करना है, तो फेडरेशन जो है 1935 के अंदर प्रावधान कर दिए गए थे कि फेडरेशन बनाई जाए। तो करेक्ट आंसर अपने यहाँ पर क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है यहाँ पर डी, यानी कि ये जो है सभी के सभी कथन जो है वो सत्य हो जाते हैं। ठीक है भाई, सभी के सभी कथन जो है इसके अंदर सत्य हो जाते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी, ये थोड़ा सा देख लीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, इसी चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर जब सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे तो एक पूरे चैप्टर की समरी भी मैं आपको दूंगा। आपको क्वेरी है तो ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।